चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं। जयपुर में आर्मी डे परेड का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर थल सेना अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नेपाल आर्मी बैंड ने हमारे प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाया, जबकि नई इकाइयों की भागीदारी ने सेना की उभरती शक्ति को प्रदर्शित किया। मैं साउथ वेस्टर्न कमांड और सभी परेड में शामिल सैनिकों को आर्मी डे परेड के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। अंत में एक बार फिर मैं जयपुर के नागरिकों, राजस्थान सरकार और मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन ही भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे कि आपको पहले बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब अभी 4 से 5 क्वेश्चंस लेंगे। शुरू करेंगे हम लोकल मीडिया से। सुपर्णा रॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया, जयपुर। पहली बार जयपुर में ये पब्लिक परेड अरेंज किया। हाउ वाज द फीलिंग? द पब्लिक रियली लाइक्ड इट. द सिटी हैज अ रिच कल्चरल हेरिटेज, मार्शल हेरिटेज, बट ब्रिंगिंग इट टू द पब्लिक एंड सिलेक्टिंग जयपुर, व्हाट वाज द रीजन एंड फीलिंग? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसको राजस्थान लाना चाहते थे। आज की तारीख पे आप देखेंगे, फौज में सबसे ज़्यादा जो बहादुर सैनिक हैं वो राजस्थान से हैं। राजस्थान की माटी में शैतान सिंह भाटी पैदा हुए थे, अब्दुल हमीद पैदा हुए थे। कहने का ये मतलब है, ये ऐसी ज़मीन है जहाँ पर सारे वीरों ने इतिहास रचा है। या तो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पर इतिहास रचा है। मैं खुद भी कमीशन के बाद यहाँ पे बीकानेर के पास एक खाजेवाला जगह है, वहाँ पर था, और मैंने खुद भी बटालियन कमांड राजस्थान में ही की है। तो इससे एक प्यार हमेशा उमड़ा हुआ है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया कि परंपरा और परिवर्तन, ये दो चीज़ें सेना बहुत महत्व देती है, और यही चीज़ आप जयपुर में भी देखेंगे। ये जयपुर ऐसा शहर है जहाँ पे परंपरा सदियों से चली आ रही है और परिवर्तन भी उसके साथ चला आ रहा है। तो जब दो सेनाएं और जयपुर की माहौल जब एक ही एकाग्रता या एक ही कन्वर्जेंस रखती है, तो क्यों ना जयपुर को ऐसे चुना जाए। और मैं यहाँ के नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसको दोनों हाथों से अपनाया, और जिस तरह से आपने इस परेड के लिए सपोर्ट किया, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हो। मैं तहे दिल से दोबारा एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा कि अगर आज ये परेड आप लोगों को अच्छी लगी है, तो इसमें जयपुर के निवासियों का और राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। नेक्स्ट नंदिता डागर फ्रॉम दूरदर्शन। सर, आपने ये बोला है कि ये डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो था हमने अपनी फौज का आज देखा लाइव। दिव्यास्त्रा बैटरी और शक्तिवान रेजिमेंट, हमारे 2 कंटिजेंट्स जो थे भैरव बटालियंस के। तो सर, फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर का भी हमने नमूना देखा। तो सर, व्हाट आर द की मैसेजेस जो हम एक तो हमने जयपुर में होल्ड किया, जो साउथ वेस्टर्न कमांड का एक हमारी फ्रंटियर कमांड है, एंड पोस्ट ऑपरेशन सिंधु, व्हाट आर द की मैसेजेस दैट वी आर ट्राइंग टू सेंड टू आवर एनिमीज एंड टू आवर कंट्रीमेन दैट यू आर ट्राइंग टू सेंड? तो आपने सही सवाल पूछा है कि दुश्मन के लिए और हमारे खुद देश के लिए क्या इसमें मैसेज है। तो सबसे बड़ा संदेश ये है, मैं पूरे आम नागरिकों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर समय हर जगह पूरे तरीके से तैयार है किसी भी ऐसे किसी प्रकार के आक्रमण के लिए। तो ये मैं बताना चाहता हूं, जिसको हम बोलते हैं ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी है। दूसरी चीज़, जैसे आपने फ्यूचर वॉरफेयर यानी भविष्य में लड़ाई कैसी होगी, क्या हम उसके लिए तैयारी कर चुके हैं? जी हाँ, क्योंकि भविष्य की लड़ाई हर दिन बदलती रहेगी, इसलिए आज की तारीख पे जो हमें उचित लगा हमने उसकी तैयारी की, और परेड में हमने उसे आपको दिखाया। आगे आने वाले दिनों में हम ऐसी तैयारी और बढ़ाते रहेंगे। तो ये मैं आपको दूसरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना समय के साथ अपने आप को बदलती रहेगी और उभरती शक्ति में जो बदलाव लाने हैं उसको लाती रहेगी। और तीसरी चीज सबसे बड़ी ये है कि मैं यहां पर सबको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जब भारतीय सेना को एक ऊंचे स्टेज पर ले जाते हैं या ऊंचे ओहदे पर ले जाते हैं, तो हमारे भारतीय सैनिक का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। तो आज अगर आप भारतीय सेना के मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं, तो आप जरूर जो आपने परेड देखी है इसके बारे में सब जगह बातचीत कीजिए। और मैं आपसे ये एक जरूर गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा
कि भारतीय सेना का जवान तो सरहद पे खड़ा रहता है, लेकिन उसके परिवार की देखरेख एक आम नागरिक की जिम्मेवारी है। उसके लिए जरूर मैं चाहूंगा कि पूरा देश उसके परिवार की देखरेख की जिम्मेवारी संभाले। धन्यवाद। नेक्स्ट संदीप बोल, IANS न्यूज एजेंसी। सर, कल वेटरन्स डे था और आप ही के चैनल में वेटरन्स अचीवमेंट अवार्ड भी शुरू किए गए। जब तक आप लोग जो ऑफिसर्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं वो जब तक फोर्सेज में रहते हैं तब भी एक अपना जो है देश के लिए निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग के लिए अपनी जो है वो देते रहते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब वो एक्स सर्विसमैन हो जाते हैं, वेटरन्स हो जाते हैं, तो उनके रोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं एज अ नेशन बिल्डर? अगर हम वेटरन्स की बात करें तो मेरे ख्याल से फौजी की सबसे बड़ी खूबी वो कभी रिटायर नहीं होता। उसकी जो मानसिक सोच है वो कभी भी बदलाव नहीं लाती। अगर उसने सवेरे उठना है तो वो उठेगा, वर्जिश करनी है तो करेगा, लोगों को हेल्प करनी है तो करेगा। तो कहना ये मैं चाहता हूं कि जब सैनिक सर्विस में होता है तो उसकी काबिलियत इतनी होती है, उसने ज़्यादा चीज़ें सीखी होती हैं, आधे टाइम तो उसको खुद नहीं पता हो कि उसकी खूबियाँ क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि उसको अपना CV किसी और से बनवाना चाहिए, तब उसको खुद की खूबियाँ पता लगेंगी। जब सोल्जर वापस रिटायरमेंट के लिए जाता है या दूसरी इनिंग्स के लिए जाता है तो उसकी जो खूबियां हैं वो उजागर करने के लिए हमने ये अवार्ड शुरू किया है। क्योंकि बहुत जगह आप देखिए, ये जाके अपने घरों में, अपने गांव में, अपने शहरों में बहुत जगह जाके ये बहुत जगह काम कर रहे हैं। कोई सामाजिक जागरूकता के लिए कर रहा है, कोई सामाजिक उत्थान के लिए कर रहा है, कोई किसी को एजुकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के लिए हेल्प कर रहा है, किसी ने अपनी ज़मीन पे ही एक स्कूल खड़ा कर दिया और उसको सहायता प्रदान कर रहा है, कोई जाके कहीं पे कोचिंग कर रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि नेशन बिल्डिंग का कोई भी आप मापदंड देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि फौजी वहाँ पर जरूर खड़ा हुआ है। तो हमारा सिर्फ यही था, सेना का ये कहना कि हम उस फौजी तक पहुँचें और उसके काम को हम एक्नॉलेज करें कि आपके काम को हम सम्मान करते हैं और आपको सैल्यूट करते हैं। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि देश में उसका जो काम है सबको नजर आता है। और मन की बात में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने भी कई ऐसे हमारे सेवानिवृत्त हैं जिनके बारे में मन की बात में जिक्र किया है। एजेंसी से और कौन है? PTI ऋषिकेश। तो जैसा आपने मेंशन किया सर, पैरा बटालियन का या न्यूली जो स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या एक्चुअली हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल एनहांस आवर कैपेबिलिटी टू फाइट न्यू एज वॉर्स और इवन न्यू एज। तो जो आपने सवाल पूछा है कि ये जो हमने नए ऑर्गेनाइजेशंस खड़े किए हैं, ये हमारी जो एफिशिएंसी है लड़ाई की उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रूस और यूक्रेन वॉर में हमने क्या सीखा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम किसी भी युद्ध की लंबाई के बारे में बता नहीं सकते हैं, वो 4 दिन ऑफ सिंदूर जैसे चलेगी या 4 साल यूक्रेन रशिया वॉर जैसे चलेगी। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि टेक्नोलॉजी आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको बदलाव नहीं कर सकती, आपकी जगह जाकर नहीं बैठ सकती है। तीसरी चीज़ हमने ये देखी, जो छोटी टुकड़ियाँ हैं वो ज़्यादा सफल होती हैं बजाय कि बड़ी टुकड़ियों की। और जब आपने टेक्नोलॉजी का बदलाव लाना है तो जो टुकड़ियाँ ऑलरेडी बनी हुई हैं उनकी आप देखेंगे बदलाव में थोड़ी जो स्पीड होती है वो कम होती है, लेकिन जो नई टुकड़ियाँ खड़ी होती हैं उसमें स्पीड बहुत फास्ट होती है, क्योंकि उनका कोई पीछे का ऐसा सोच विचार नहीं होता कि मैंने ऐसे ही करना है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जैसे भैरव लाए हैं, तो भैरव जो बटालियन रहेगी ये हमारी इन्फेंट्री बटालियन में जो घातक होती है या जो स्पेशल फोर्सेज, इसके बीच में बहुत गैप था। इस गैप को कवर करने के लिए हम लाए हैं। और जिस तरह से आपने इसका जोश देखा, तो एक 25 बटालियन में खड़ी कर दूं तो मुझे लगता है मुझे इन्फेंट्री बटालियंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह का जोश इन्होंने आपको दिखाया। जैसे दिव्यास्त्रा और हम शक्तिबान की बात करें तो आपने देखा कि ड्रोन जो आज है वो आपका 400 मीटर से लेके 400 किलोमीटर क्या 800 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखता है। और अगर हमें ऐसे ड्रोन चाहिए जिसमें कि वो हर जगह पूरे युद्ध क्षेत्र में घूमते रहें और जहां जरूरत पड़े वहां स्ट्राइक करें या इंफॉर्मेशन दें या जो भी कार्रवाई करने हैं उसके लिए वहां पर हाजिर रहें, तो अगर ये करना है तो इसके लिए हमें नया ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था, क्योंकि इसके लिए स्पेशलिस्ट नहीं, इसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट लोग चाहिए होते हैं। क्योंकि उसने टारगेट के बारे में समझना है, उसने उड़ाने के बारे में समझना है, और उसने ये भी देखना है कि कहीं मेरा ही तो टारगेट नहीं है, मेरा ही सैनिक तो नहीं है,
पार का सैनिक है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी लाने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, यानी उसकी काबिलियत बहुत हाई होनी चाहिए। इसीलिए ये नए ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए हैं और ये यहाँ गाड़ी रुक नहीं रही, बदलाव और भी आ रहे हैं। ये आर्मड में भी आएंगे, मैकेनाइज इन्फेंट्री में भी आएंगे, सिग्नल्स में भी आएंगे, एयर डिफेंस में भी आएंगे। आज आप देखेंगे युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र इतनी जल्दी से बदलाव ला रहा है कि उसको बदलाव में आपको शामिल होने के लिए आपको उससे तेज चलना पड़ेगा। और आप क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो जो जैसे आपको सिचुएशन आ रही है उसके साथ ही आपको बदलाव लाना बहुत लाजमी है। लास्ट में एक और हम एजेंसी से इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप सब लोगों को फीड मिल सके। आयुष हैं यहाँ पर? हाँ, ANI से। सर मेरा सवाल जो है वो स्वदेशी उपकरणों के संदर्भ में है, जो ऑफ सिंदूर और आर्मी डे परेड में भी हमने अभी देखे हैं। सर इंडियन आर्मी इसे बैलेंस आउट कैसे करेगी? मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत भी, इसके बीच में हमने एक समानता कैसे करें? ये आपका सवाल बहुत ज़रूरी। सबसे चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि आज का जो युद्ध है वो 4 दिन चलेगा या 4 साल चलेगा, मैं नहीं बता सकता। ये तो युद्ध क्षेत्र में ही पता लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपको लंबी लड़ाई लड़नी है तो आपका साजो सामान देश में ही बनना चाहिए। उसको अगर आपने रिपेयर करना है तो वो भी देश में होना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी पेशी है तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास 3-4 रास्ते होते हैं। या तो आप विदेश से खरीदें, या विदेश की टेक्नोलॉजी भारत में लाएं, उसका उत्पादन भारत में करें, या आप विदेशियों को बोलिए कि वो भारत में है उसका उत्पादन करें ताकि सब लोग उसको खरीद सकें। तो इस प्रकार के 3-4 ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक हमारा भारत अनुसंधान की तरफ ध्यान नहीं देगा और सिर्फ टेक्नोलॉजी लाता रहेगा और यहाँ बनाता रहेगा, तब तक हम लंबी लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं होंगे और तब तक हम पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भरता नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना ने जो पहल की है वो DRDO के साथ, एकेडमिया के साथ, इंडस्ट्रिया के साथ, पॉलिसी मेकर जो हैं उनके साथ मिलके हम सोच विचार कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे ले जाना है। उसी के मद्देनज़र IDEX स्कीम, अदिति स्कीम, ऐसे बहुत सारी स्कीम हमने बनाई हुई हैं जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। और जब वो हमें नए इक्विपमेंट देते हैं तो आज की तारीख पे हम उसे कम से कम 4 से 6 गुना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और जो नई हमारी डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर आ रहा है उसमें ये दुगना बढ़ने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरी इंडस्ट्रीज को सबको यही बताना चाहता हूं कि आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। उसके लिए आप इक्विपमेंट बनाइए, लाइए और लंबी दूरी की जितनी भी लड़ाई होनी है उस सब के लिए हम भारतीय सेना भारत से ही सारा आला खरीदेगी। देखिए, डिपेंड करता है। एक विंस्टन चर्चिल जी ने बोला था जो नेगेटिव न्यूज़ है वो जब तक मैं कपड़े पहनता हूं तब तक वो घूम के वापस मेरे पास आ जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ देखेंगे तो पॉजिटिव न्यूज़ छूट जाएगी पीछे। जहां तक पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बुला रहा है वो प्रोपेगेंडा जो है उससे 100 गुना हमारा पॉजिटिव प्रोपेगेंडा जा रहा है। और पॉजिटिव प्रोपेगेंडा हम प्रोपेगेंडा नहीं करते हैं। मैंने कल भी इसके बारे में परसों भी बात की थी। हम सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ रखते हैं। हमारा ADG स्ट्रेटकॉम जिसमें हमारे मेजर शारदा जी हैं वो हमेशा सच बात हमेशा डालता है। आज तक कोई भी गलत बात उसमें नहीं गई है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस न्यूज़ को देखते हैं। अगर आप ADG स्ट्रेटकॉम की न्यूज़ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूज़ हमेशा करेक्ट है। मैं दोबारा उस बात को दोहराना चाहता हूं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में क्रेडिबिलिटी होना जरूरी है, विश्वसनीयता बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी, समानता बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जैसे मैंने बताया कि ADG स्ट्रेटकॉम है। और चौथी चीज़ ये कि अगर कहीं पे गैप है तो नेगेटिव न्यूज़ जो है वो तेज मूव करेगी। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यकीन करते हैं कि हर दिन हर समय आप तक सारी फौज के बारे में जो भी बातें हैं आप तक पहुंचाएंगे। Thank you. Ladies and gentlemen, we will, the Chief of Army Staff has to go for his next engagement. Thank you so much for your support and cooperation. And thank you. आज इसके बाद आप सब लोगों को इक्विपमेंट डिस्प्ले के लिए लेके जाया जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ पर रहिएगा। वहाँ हमारे अहदेदार भी होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।